Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। अर्थात यहाँ राष्ट्रीय एकता के विचार का उदारवाद से जुड़ने का अर्थ यह है कि लोग न केवल एक मजबूत और संगठित राष्ट्र चाहते थे, बल्कि वे ये भी चाहते थे कि हर व्यक्ति को बोलने, सोचने और अपने जीवन के फैसले खुद लेने की आज़ादी मिले। साथ ही वे समान कानून, न्याय और सरकार में भागीदारी जैसे अधिकारों की मांग कर रहे थे, ताकि समाज में सभी को बराबरी मिले और कोई भी शासक मनमानी न कर सके। The term liberalism derives from the Latin root liber, meaning free. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। Politically, it emphasized the concept of government by consent. राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। अर्थात उदारवाद में सरकार जनता की इच्छा से बननी चाहिए, न कि किसी राजा या तानाशाह के आदेश से। लोग चाहते थे कि वे अपने शासकों को स्वयं चुन सकें। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। अर्थात 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद ने राजाओं की निरंकुश सत्ता और चर्च के विशेषाधिकारों का विरोध किया। लोग चाहते थे कि देश संविधान से चले और संसद के जरिए जनता के प्रतिनिधि शासन करें। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। अर्थात उदारवादी मानते थे कि किसी व्यक्ति की संपत्ति पर उसका पूरा हक होना चाहिए और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसी मांग तब इसलिए उठ रही थी क्योंकि उस समय कई जगहों पर राजा और जमींदार लोगों की संपत्ति पर मनमाना कर लगाते थे या जबरदस्ती उस पर नियंत्रण कर लेते थे। उदारवादियों को डर था कि अगर सरकार के पास ज्यादा ताकत होगी तो वह किसी की भी संपत्ति पर अधिकार जमा सकती है। इसलिए वे चाहते थे कि संपत्ति का अधिकार पूरी तरह से व्यक्ति के हाथ में हो और सरकार इसमें दखल न दे। Yet, equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार यानी सफरेज के पक्ष में था। अर्थात हालांकि उदारवादी सभी को कानून के सामने समान मानते थे, लेकिन वे सभी को वोट देने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। अर्थात उदारवादी भी मताधिकार के मामले में समानता का भाव नहीं रखते थे। You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property-owning men. Men without property and all women were excluded from political rights. आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। अर्थात फ्रांस में क्रांति के बाद लोकतंत्र लागू हुआ, लेकिन ये केवल संपत्ति रखने वाले पुरुषों तक सीमित था। गरीब पुरुष और महिलाएं इससे बाहर थीं, अर्थात उन्हें मत देने का अधिकार नहीं मिला था। Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage.
केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। अर्थात जब फ्रांस में जैकोबिन शासन था, तब थोड़े समय के लिए सभी वयस्क पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला था। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authority of fathers and husbands. मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। अर्थात नेपोलियन के शासन में लोकतांत्रिक अधिकार सीमित कर दिए गए। वोट देने का अधिकार केवल संपत्ति रखने वाले पुरुषों को दिया गया। इसके अलावा महिलाओं को पुरुषों के अधीन कर दिया गया, जिसका अर्थ ये था कि उन्हें स्वतंत्र रूप से संपत्ति रखने, व्यापार करने या फैसले लेने का अधिकार नहीं था। परिवार और समाज में उन्हें पुरुषों के आदेश का पालन करना पड़ता था। नेपोलियन संहिता अर्थात नेपोलियनिक कोड के तहत महिलाओं को कानूनी रूप से पुरुषों पर निर्भर बना दिया गया। Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। अर्थात 19वीं और 20वीं सदी में महिलाएं और गरीब लोग राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle classes. आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। अर्थात उस समय यूरोप में अलग अलग राज्यों की सरकारें व्यापार पर कई प्रकार के कर और प्रतिबंध लगाती थीं, जिससे व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अगर कोई व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचने जाता, तो उसे अलग अलग कर चुकाने पड़ते। इससे व्यापार महंगा और जटिल हो जाता था। उभरते हुए मध्य वर्ग, जिसमें व्यापारी, उद्योगपति और बैंकिंग से जुड़े लोग शामिल थे, वे चाहते थे कि बाजार पूरी तरह से स्वतंत्र हो। वे यह मांग कर रहे थे कि राज्य व्यापार पर लगाए गए सभी कर और प्रतिबंध हटा दे, ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपने सामान और धन का लेन देन कर सकें। इससे व्यापार तेजी से बढ़ता और आर्थिक विकास होता। Let us take the example of the German-speaking regions in the first half of the 19th century. Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। अर्थात 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। नेपोलियन ने अपने शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार किए और बवेरिया, सैक्सनी, वुटम्बर्ग और बाडेन जैसे छोटे छोटे जर्मन राज्यों को मिलाकर 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। इससे पहले ये राज्य स्वतंत्र थे, लेकिन अब वे एक बड़े संगठन का हिस्सा बन गए। Each of these possessed its own currency and weights and measures. इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली थी। A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods had to pass through 11 customs barriers and pay a customs duty of about 5% at each one of them.
1833 में हैम्बर्ग से न्यूरम्बर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। अर्थात हैम्बर्ग उत्तरी जर्मनी का एक व्यापारिक शहर था और न्यूरम्बर्ग दक्षिणी जर्मनी का एक प्रमुख शहर था। अगर कोई व्यापारी हैम्बर्ग से न्यूरम्बर्ग अपना माल ले जाता तो उसे कई राज्यों की सीमाएं पार करनी पड़ती थीं। क्योंकि उस समय जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंटा हुआ था। प्रत्येक राज्य की अपनी सीमाएं, कानून और कर प्रणाली थी। जब कोई व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा पार करता तो उसे लगभग 5% सीमा शुल्क चुकाना पड़ता था। कुल मिलाकर उसे 11 राज्यों की सीमाएं पार करनी पड़ती थीं, जिससे उसे 11 बार कर चुकाना पड़ता था। इस वजह से व्यापार महंगा और जटिल हो जाता था। इन कर प्रणालियों के कारण व्यापारियों को अधिक खर्च उठाना पड़ता था, जिससे माल की कीमतें बढ़ जाती थीं और व्यापार की गति धीमी हो जाती थी। आपको बता दूं कि इस समस्या के समाधान के लिए बाद में ज़ोलवेरिन नामक सीमा शुल्क संघ की स्थापना की गई, जिसने व्यापार को सुगम और कर मुक्त बनाया। Duties were often levied according to the weight or measurement of the goods. As each region had its own system of weights and measures, this involved time-consuming calculation. शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तौल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। अर्थात उस समय अलग अलग राज्यों में व्यापार के लिए अलग अलग शुल्क लगाए जाते थे। वस्तुओं पर कर उनके वजन या आकार के अनुसार लिया जाता था। हर राज्य की अपनी नाप तौल प्रणाली थी, जिससे व्यापारियों को हिसाब किताब करने में कठिनाई होती थी और बहुत समय लगता था। इस जटिल व्यवस्था के कारण व्यापार धीमा और महंगा हो जाता था। The measure of cloth, for example, was the ell which in each region stood for a different length. An ell of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeters of cloth. In Mainz 55.1 centimeter, in Nuremberg 65.6 centimeters, in Freiburg 53.5 centimeters. उदाहरण के लिए कपड़े को नापने का पैमाना एल था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। वही अगर एक एल कपड़ा मेंज में खरीदा जाता तो 55.1 सेंटीमीटर मिलता और अगर न्यूरम्बर्ग में एक एल कपड़ा खरीदा जाता तो 65.6 सेंटीमीटर मिलता। इसी तरह अगर एक एल कपड़ा फ्राइबर्ग में खरीदा जाता तो 53.5 सेंटीमीटर मिलता। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital. नया व्यापारी वर्ग मानता था कि अलग अलग राज्यों की अलग नीतियां और कर प्रणाली व्यापार और आर्थिक विकास में रुकावट पैदा कर रही हैं। वे चाहते थे कि एक ऐसा समान आर्थिक क्षेत्र बनाया जाए, जहां वस्तुएं, लोग और धन बिना किसी रोक टोक के एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकें। In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ ज़ोलवेरेन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से अधिक थी। अर्थात 1834 में प्रशा ने एक आर्थिक सुधार किया और ज़ोलवेरेन नामक शुल्क संघ यानी कस्टम्स यूनियन बनाया। इस संघ में अधिकांश जर्मन राज्यों को शामिल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अलग अलग
राज्यों में लगाए जाने वाले करों को हटाकर व्यापार को आसान बनाना था। इस संघ ने 30 से अधिक मुद्राओं यानी करेंसीज को घटाकर केवल 2 कर दिया, जिससे व्यापार में एकरूपता आए। इससे पूरे जर्मन क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां आसान और तेज हो गईं। The creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interests to national unification. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. इसके अलावा रेलवे के विस्तार ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। अर्थात 1834 के बाद जर्मनी में रेलवे का विकास होने लगा, जिससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियां तेज हो गईं और अब आसानी से लोगों का व्यापार के सिलसिले में आपस में मिलना जुलना बढ़ गया और इससे राष्ट्रवादी भावनाओं का आदान प्रदान भी बढ़ गया।